नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। मतलब क्या है, स्मृतियों की कितनी विश्वसनीयता, उसमें कितनी सच्चाई है। आप जिसको याद कर रहे हैं, जो संस्मरण को याद कर रहे हैं, वो जितना सच्चा होगा वह उतना ही अच्छा होगा, उतना ही महत्वपूर्ण होगा। फादर कामिल बुल्के पर लिखा, सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगों से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। क्या है यहाँ पर कि लेखक जो है फादर बुल्के को याद कर रहा है। कब? जब उनकी मृत्यु हो गई है और उनके सामने वह है, तो उसे जो अपनी सब बातें जो उसके साथ लेखक ने फादर के साथ में बिताई है, उन्हें वह याद कर रहा है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के सभी के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। क्या है कि परिमल के दिन से मतलब है बेटा, यहाँ पे उन्होंने एक संस्था बनाई थी। ये निराला की रचना के ऊपर जो है उन्होंने ये संस्था बनाई है और उस संस्था में गोष्ठियाँ होती थी, साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी। तो वहाँ पर फादर बुल्के भी जाते थे, लेखक भी जाते थे और वो किस तरह से किसी भी बात पर अपने विचार व्यक्त करते थे, उन्हें उन सब बातों को वह याद कर रहा है। तो साथ साथ में वह यह भी कि उसके बच्चे के या पारिवारिक रिश्ते जो साधु लोग नहीं बनाते, लेकिन ये बनाते थे तो पूरा निभाते थे और हर जिससे भी रिश्ता बनाया उसके यहाँ पर सुख और दुख में शामिल होते थे। और जब इतने बड़ा व्यक्तित्व आए और वो आपको आशीषों से भर दें, तो वह एक वृक्ष के समान ही, और उस कैसा क्या कहा गया है कि देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ, पिता सभी थे। आपको अपने देश की याद आती है?
मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की। यहाँ पर क्या है, बच्चों की वह जो है लेखक उनसे प्रश्न करता है, तो प्रश्न का उत्तर देते देते फिर अपने घर की याद में खो जाते हैं। लेकिन फिर वो उन्हें याद आ जाती है कि अब तो मैं भारत में हूँ और अब तो मैं सन्यासी हूँ। किसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते हैं, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊँगा। ऐसी शर्त जो है उन्होंने जो है गुरु के सामने रखी। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार्य की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। यहाँ पर क्या है कि देखो, उनके मन में बचपन से सन्यासी बनने का कैसा विचार जो है आ गया था। और आखिरकार वो विचार जो है, जैसे हमारे यहाँ पे जो है आद्य शंकराचार्य के मन में भी ऐसे ही विचार थे और वो जो है बचपन से बाहर निकल गए थे। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी मैं मानता हूँ कि रहा होगा। और आखिरकार इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते और घर परिवार में इतने सब लोग होते हुए भी उन्होंने जो है सन्यास लिया। और सन्यास लिया तो ठीक है, लेकिन क्या कहा कि मैं भारत जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनने निश्चित रूप से भारत के बारे में जाना और पढ़ लिया होगा। क्योंकि हमारे यहाँ की ऋषि परंपराएं और जो लोगों ने सन्यासियों ने, हमारे महान ऋषियों ने जो लोगों के लिए, मानव कल्याण के लिए जो रिसर्च किए हैं, वो उन सबसे वो प्रभावित रहे होंगे और आखिरकार इसीलिए वह भारत आए होंगे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग की प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। देखो, वो भारत तो आए लेकिन पूरी तरह भारतीय हो गए। यहाँ की भाषा को उन्होंने सीखा, पढ़ा, समझा और उसी में रिसर्च किया। और हमारे भारत के, मैं कहूँ आराध्य श्री राम के ऊपर ही उन्होंने जो अपना शोध प्रबंध भी लिखा। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की
व्यक्ति हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में तो बात करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, वो सन्यासी होते हुए भी उन्होंने भारतीय हिंदी के बारे में कितना अच्छे विचार रखे, हिंदी भाषा के लिए उनके मन में कितना प्रेम था। और जो लोग हिंदी के विरोधी हैं या हिंदी भाषी होते हुए भी जो हिंदी के लिए मन में सम्मान नहीं रखते, तो ऐसे लोगों के प्रति उन्हें के मन में, जबकि सन्यासी थे देखो, लेकिन उन्हें इस बात पर झुंझलाते देखा कि वही लोग जो है हिंदी भाषा का अपमान कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर उन्हें ज़रूर क्रोध आता था। और सन्यासी होते हुए भी कितना रिश्ता बनाते। हम लोग जो है कहीं जाते हैं तो अपने रिश्तेदार के वहाँ नहीं जाते, अरे यार कौन मिलेगा, क्या होगा, ये सब बातें हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वो ज़रूर जाते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। ऐसा साधु सन्यासी कौन करता है। दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर थीर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के लोग पादरीगण उनके बीच में गेरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। यहाँ पे अर्थ मतलब है कि जो भी व्यक्ति वहाँ था उन सब लोगों की आंखें नम थी। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। इस तरह से बेटा लेखक ने जो है फादर कामिल बुल्के पर ये संस्मरण लिखा और उनकी यादों और उनके विचारों को हम लोगों तक पहुंचाया।
बच्चों, प्रश्न अभ्यास के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। आप उस लिंक पर जाकर प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। वहाँ से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लिखें अपने मन से। धन्यवाद। जय हिंद।